हेलो ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैसे फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। मैं चाह रहा हूँ बताना आप सभी को, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ग्रेड 9th में है, सीबीएसई में है तो हमको पढ़ना है और हमें मार्क लाना है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन है ना, ये चैप्टर जो है ये हमारा फंडामेंटल क्लियर करता है फ्यूचर में। साइंस में अगर आपको जाना है या आप साइंस पढ़ रहे हो तो ये साइंस का ABCD है, स्टार्टिंग है, फंडामेंटल है। दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए साइंस पढ़ रहे हो, चाहे एकेडमिक्स के लिए साइंस पढ़ रहे हो, ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजी तो खैर है ही, समझ जाओगे तो ईजी लेकिन नहीं लगेगा ऑब्वियसली। दैट्स वाई ये एक प्रॉपर कोर्स है इस चैप्टर का। मैं कोशिश करूँगा इस टॉपिक को, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन को, पूरी तरह से एक इस कोर्स में कंप्लीट करने का। और मेरी गारंटी है कि एक बार आप इस कोर्स को देख लोगे, इस वीडियो कोर्स को पूरा देखोगे, तो आपका इस पोर्शन से तो कभी मार्क कटने वाला नहीं है, चाहे वो एकेडमिक्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि ये फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए जिसमें कि आप लोग देख रहे हो कि जैसे एक बॉक्स बना हुआ है और इसे अगर आप लोग यहाँ से पुश करते हो या हम इसे अगर पुश करते हैं तो क्या होता है। पुश करने पे ये बॉक्स ऑब्वियसली आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, आगे की तरफ जाने पे क्या होता है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होगा और उस ऑब्जेक्ट में कुछ एक्सेलरेशन आएगा, मीन्स द ऑब्जेक्ट विल बिगिन टू मूव। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपको दो क्वांटिटी याद रखना है जो कि है मास एंड एक्सीलरेशन। सो अगर हम इसको एक फार्मूला में क्वांटिफाई करते हैं या फार्मूला में समझने की कोशिश करते हैं तो सीधी सी बात ये आ जाती है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है। जब भी हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं मैं इसे पुश करता हूँ, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। अब अगर मैं इसे पुल करता हूँ, दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं इसे अपनी तरफ पुल करता हूँ तो ऑब्वियसली ये मेरी तरफ ही आएगा। तो सीधी भाषा में अगर कहें तो छोटे क्लासेस में आप लोगों ने भी ये पढ़ा होगा दैट पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। गॉट इट। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे तरीके के फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं। यहाँ पर पुश है, यहाँ पर पुल है। ठीक है, तो और इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ देख सकते हो पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग ऑब्जेक्ट्स, somehow changing the position as well as shape and size of an object, all are known as force। अगर आप किसी ना किसी तरीके से कुछ चेंजेस ला रहे हो किसी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, मूव कर रहे हो, बेंड कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, देन यू आर अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, अब देखिए फोर्सेस दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। तो और ये एक बार समझ जाओगे ना तो इसमें और फ्यूचर में कोई फर्दर डाउट्स नहीं आने वाले। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। इतना ये सब जितना लिखा हुआ है ना, ये सब पढ़ना आपकी मर्जी है, इसको पढ़ सकते हो। जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग और उसके बाद इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो चीज़ ये है, मैं यहाँ बना देता हूँ, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। देखो जैसे कि एक बॉक्स है, एक ऑब्जेक्ट है, एक डब्बा है, वॉट एवर इट में बी। और अगर तुम यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करते हो, मान लो चलो ये 5 न्यूटन का है। आप बोलोगे सर ये न्यूटन क्या है, सब जानोगे, अभी फिलहाल के लिए इतना जान लो कि तुम 5 क्वांटिटी की, 5 क्वांटिटी की कुछ फोर्स दे रहे हो और यहाँ से हम भी उतने ही एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, क्या वो राइट साइड जाएगा, क्या वो लेफ्ट साइड जाएगा, किस तरफ जाएगा, क्या लगता है। वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से ही उसको बराबर अमाउंट में फोर्स मिल रहा है। दैट्स वाई ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव एनीवेयर, आइदर नीदर इन राइट डायरेक्शन नॉर इन लेफ्ट। पर अगर मैं यहाँ से इसे चेंज करके 15 न्यूटन कर देता हूँ तो तुम कह सकते हो कि सर यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है, लेफ्ट साइड में तो कम है। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर दोनों बराबर नहीं हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं
तो दे आर अनबैलेंस्ड, दे आर अनबैलेंस्ड। और अगर वो दोनों बराबर हैं सो सिंपली दे आर बैलेंस्ड। और अब यहाँ तक इतना समझने के बाद तो जान ही गए होंगे कि इन ऑर्डर टू गेट अ मोशन, इन ऑर्डर टू मेक अ बॉडी इन मोशन, मूव करने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है। अगर मैं किसी बॉडी को मोशन में लाना चाहता हूँ, उन्हें मूव करवाना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस का होना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। क्योंकि अगर वो बैलेंस्ड होंगे, इक्वल अमाउंट में फोर्सेस होंगे, चाहे वो इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें या सेम डायरेक्शन में एक्ट करें, इफ ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम क्वांटिटी इन देम, वो कभी मोशन नहीं क्रिएट कर सकते। मोशन क्रिएट करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस का होना जरूरी है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। देखो, वो यहाँ पुश करता है, ये यहाँ पुल करता है, कहाँ से आगे बढ़ेगा भाई, गाड़ी नहीं बढ़ने वाला। ओके, सो इन ऑर्डर टू create a motion, what we have to do, we have to apply a more force in it। क्या होता है, यहाँ पर एक और कंसेप्ट के बारे में दिया गया होगा, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। मैं सब बता रहा हूँ अच्छे से, नो प्रॉब्लम। जब भी हम किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ हमेशा पीछे जाने की कोशिश करता है। या उस सरफेस में, जिस सरफेस में तुम इसको रखते हो ना, डब्बे को, बॉक्स को, किसी को भी, वो उसको पीछे ढकेलता है, वो उसको आगे जाने नहीं देता। तो प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ, जितना उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, दैट इज अपोजिंग फोर्स, उतना तो तुमको लगाना ही है। पर बच्चे ध्यान दोगे कि उतना लगाने के साथ साथ तुम्हें उससे ज़्यादा भी लगाना है। सो द फोर्स अप्लाइड बाय यू शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज। तो जब भी तुम ग्रेटर फोर्स यहाँ पर नहीं दोगे, यहाँ फोर्स ज़्यादा अगर इस डायरेक्शन में नहीं होगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के साथ कैसे compete करेगा, कैसे उसको हराएगा और बॉडी को कैसे आगे बढ़ाएगा, नहीं बढ़ा सकता। सो इन ऑर्डर टू मेक द बॉडी और इन ऑर्डर टू मूव द बॉडी इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ऑलवेज अप्लाई फोर्स दैट इज मोर और ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। इस फोर्स से ग्रेटर होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स से ये फोर्स हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, विल मूव फॉरवर्ड नाउ। अभी तक यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब हम आराम से बढ़ते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को अच्छे से देखते रहो, सिंपली सब समझते जाओगे, नो इश्यूज। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक निकनेम है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। हर कोई ध्यान रखोगे, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या है भाई ना, वो भी तो जानना जरूरी है, सिर्फ पढ़ लेने से थोड़ी होगा। तो इनर्शिया क्या है, ये सब तो घर पे भी रीड कर सकते हो आराम से बुक लेके, कहानी की तरह। जब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एक बार समझ गए कि वो चीज़ क्या है, तो उसके बाद जितने भी बुक्स पढ़ो सब मक्खन की तरह याद हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनर्शिया इज एग्जैक्टली व्हाट, इनर्शिया इज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक स्टोन रख दिया और यहाँ पर मैंने एक फुटबॉल रख दिया, समझ जाओ भाई, उतना अच्छा पेंटर नहीं हूँ मैं, समझ जाओ अपने से, ठीक है ना। तो किसे किक करोगे, तुम किसे किक करोगे तो वो आसानी से आगे बढ़ेगा। ऑब्वियसली हम फुटबॉल को किक करेंगे तो आसानी से आगे बढ़ेगा, बट स्टोन को किक करेंगे, रॉक को किक करेंगे तो हमारे पैर टूट जाएगी, बट वो आगे नहीं बढ़ेगा इतनी आसानी से। वाई? बिकॉज इनर्शिया ऑफ रॉक इज मोर एज कम्पेयर टू फुटबॉल, दैट इज द रीजन। सो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, इनर्शिया, द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मूव, ठीक है ना। वैसे ही पार्शियल आंसर है, क्योंकि इनर्शिया दो तरह के होते हैं, वो आगे पढ़ोगे, पर अभी फिलहाल के लिए हम इनर्शिया को क्या कह सकते हैं, इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की एक इनएबिलिटी होती है कि वो रजिस्ट करता है अपने अंदर आने वाले चेंजेस को। अगर वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में है, तो वो मूवमेंट में आना रेजिस्ट करेगा, उसे पसंद नहीं आएगा, आलसी बन जाएगा। अगर वो रेस्ट में है, उसे रेस्ट में रहना ही पसंद होगा।
और अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसे रुकना पसंद नहीं आएगा। ये एक टेंडेंसी है बॉडीज़ के अंदर कि वो जिस स्टेट में होते हैं वो उस स्टेट में कंटिन्यू करना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते उसे, उसी को इनर्शिया कहा जाता है। सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। ठीक है, ओके, दैट्स वाई दे रेजिस्ट चेंज। जो भी उस चेंज को रेजिस्ट जितना ज़्यादा करता है उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है। यहाँ पर देख रहे हो स्टोन, ऐसा नहीं है कि ये हिल ही नहीं सकता, इसे हिलाने के लिए ज़्यादा फोर्स देना होगा तब ये अपना रेजिस्टेंस वही छोड़ेगा। ठीक है ना। और फुटबॉल आसानी से मूव करने लगता है। तो मेरे ख्याल से इनर्शिया कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है। सो व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? बेसिकली इट्स अ रेजिस्ट टुवर्ड्स अ चेंज। ठीक है, अगर वो मोशन को रेजिस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वो तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर वो मोशन में ऑलरेडी हैं, वो रुकना नहीं चाहते, वो मोशन को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। कितनी सिंपल सी बात है। ठीक है, और कितनी इंटरेस्टिंग बात है। पढ़ने से ही तुमको समझ में आ जाता होगा कि इनर्शिया दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरे को कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ मोशन। एक में बॉडी जो है वो मूव करना चाहता है, रुकना नहीं चाहता। एक में बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो मूव नहीं करना चाहता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। ठीक है, दिया होगा यहाँ पे, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और मैं तुमको एक दो एग्जाम्पल अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि तुम लोग बैठकर कैरम बोर्ड खेल रहे हो, या कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो छोड़ो। जैसे कि एक पौधा है, पेड़ है, इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। ठीक है ना, बहुत सारे पके हुए फल लगे हुए हैं। तो छोटे से बच्चे के भी दिमाग में ये होता है, वो जाता है और पेड़ को जोर जोर से हिलाता है। जोर जोर से हिलाने से उसे पता है कि सारे फल नीचे गिर जाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड़ के जो पत्ते हैं या पेड़ की जो डाली है, पेड़ के जो ब्रांचेस हैं, उसकी टहनियाँ जो हैं, तुम उसे हिलाते हो तो वो तो आ जाता है इन स्टेट ऑफ मोशन। बट इन फलों को तो नहीं पता ना भाई। फल तो चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कंटिन्यू देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। फल चाहते हैं हम रुके रहें, पेड़ चाहता है कि भाई हिलते रहो। तो फल क्या करते हैं इस प्रोसेस में, इस खींचातानी में वो डिटैच होकर नीचे गिर जाते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझने का। क्यों? क्योंकि फल यहाँ पर मोशन में नहीं आते, क्योंकि तुम डायरेक्ट फल को थोड़ी हिला रहे हो। वो तो चाहेगा कि भाई मैं रेस्ट में हूँ, मैं रेस्ट को ही कंटिन्यू करूँगा, मैं मोशन में नहीं आने वाला। ठीक है, और इसे ही कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कैरम बोर्ड की जो गोटियाँ कहते हैं, हम उसे ऐसे स्टैक बना के हम कैरम बोर्ड्स को रखते हैं ना, गेम्स खेलते समय, कैरम बोर्ड्स खेलते समय, तो तुम नीचे वाले को जब स्ट्राइक करते हो तो नीचे वाला ही आगे जाता है, बाकी ऊपर के जितने होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, उसी जगह को रिप्लेस कर लेते हैं। बस इसको स्ट्राइक करोगे ये आगे बढ़ेगा। क्यों? इसके ऊपर वालों को, इनको थोड़ी पता है कि हमको नीचे, हमको मोशन दिया गया है, इनको थोड़ी पता है, तुम इनको मोशन थोड़ी दे रहे हो। तो ये तो चाहेंगे ना अपने मोशन, अपने स्टेट को कंटिन्यू करना, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करना, बिकॉज दे विल रजिस्ट अ चेंज इन इट। दैट्स वाई वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। बस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो तुमको एनसीईआरटीज़ में या और भी तरह तरह की बुक्स में मिल जाएंगी। ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, बस चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है, वरना एग्जाम्पल्स तो कई सारे दे सकते हो। जैसे ये देखो, कार्ड को इसने यहाँ पर ऐसे फ्लिक किया, कार्ड को फ्लिक किया ना, उसके ऊपर रखे हुए कॉइन को तो फ्लिक नहीं किया। कॉइन विल नॉट मूव बिकॉज इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, सो इट विल फॉल डाउन इन द ग्लास सिंपली, इट विल नॉट मूव। ठीक है, तो ये हम इनर्शिया पढ़ने के बाद, ये तो इनर्शिया तुम समझ गए होगे, तो इसलिए मैं फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर देता हूँ कि क्या होगा। अच्छे से समझना, डेफिनेशंस बुक से रट्टा मार सकते हो, पर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं समझने पे कंसंट्रेट पहले करता हूँ। ठीक है, ए बॉडी एट रेस्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ए body at rest will remain at rest, and a body in motion
will remain at motion unless and until an external force is applied to change the state of rest or of motion। मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स आके उसको आगे ना बढ़ाए। एक बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स आके रोके ना। इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? वॉट एवर मे बी द स्टेट ऑफ द बॉडी, it will try to continue with it unless and until an external force is coming। okay, जब तक बाहर का कोई फोर्स नहीं आता उसे रोकने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, चाहे वो रोकना हो चाहे वो उसको मूव करना हो, कुछ भी। ये हमारा पहला लॉ है एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलो बढ़िया। तो यहाँ तक हम अभी फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया है। फर्स्ट लॉ में वैसे मास का कंसेप्ट भी दिया हुआ है आगे जाके, अभी मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि मास अभी तुम इनर्शिया के बारे में जाने, नया कंसेप्ट है जो सीख रहे हो। इनर्शिया के बारे में जान गए, फर्स्ट लॉ के बारे में जान गए, सबसे पहले फोर्स के बारे में जाने, तो इनको एक बार रिवाइज कर लो। फिर नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ एक ही साथ, उसके बाद हम मोमेंटम की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि बात की है। तो ये स्टार्टिंग है, इस कोर्स का स्टार्टिंग है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो आई वॉन्ट एवरीवन टू लिसन दिस वीडियो केयरफुली। अगर अब नहीं सुना है अच्छे से, बार बार रिपीट मोड में सुनो, समझो। ओके, टिल देन बाय, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय एवरीवन।